हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्रू। आज मैं आपके आगे लेके आ गया हूँ एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू MG की एस्टर का। दोस्तों ऑलरेडी 3-4 दिन हो गए हैं इस गाड़ी को चलाते हुए और अब सही टाइम आ चुका है कि मैं आपको एक एक डिटेल दे दूँ इस MG एस्टर 1.3 टर्बो विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने टिपिकल वे में और आपको बताते हैं सभी वो चीज़ें जो मैंने नोट करी इसकी ड्राइव के दौरान। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके केबिन की। तो दोस्तों जितनी भी गाड़ियाँ इस सेगमेंट के अंदर फॉल करती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस या प्रीमियम फील जिसे कहते हैं वो आपको MG एस्टर के अंदर देखने को मिल जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों जितना भी टचेबल पार्ट आप देख रहे हैं वो ज़्यादातर लेदर रैप्ड दिया गया है और इसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है या तो आप ये वाला पर्टिकुलर ब्लैक एंड रेड टोन ले सकते हैं या फिर आप इसमें बेज टोन भी ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों प्राइजेज़ में और कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट्स में ये ऑप्शंस है, तो हर वेरिएंट में आपको ये रेड का ऑप्शन नहीं मिलता। उसके अलावा इसके बेस वेरिएंट से ही आपको इसमें लेदर रैपिंग वगैरह देखने को मिल जाती है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। प्लस एक एडिशनल पॉइंट आपको बता दूँ तो ये जो आप केबिन देख रहे हैं ये थोड़ा सा टिल्टेड है ड्राइवर की तरफ और ये भी एक प्रीमियम एहसास देने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर जाता है। चलिए अब आ जाते हैं अपने प्रॉपर अर्गोनॉमिक्स की तरफ, क्योंकि केबिन तो आप थ्रू आउट द वीडियो देखते ही रहेंगे। वैसे आपको बता दूं ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, ये वाला पार्ट हो, पूरी तरह से मतलब लेदर रैपिंग जहां पॉसिबल हो सकती थी वहां पे MG ने इस गाड़ी में इस चीज़ को कवर कर दिया है। अब अर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एक टच स्क्रीन सिस्टम है और इसके थोड़े से फिजिकल कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी टच बेस्ड कंट्रोल तो हर गाड़ी में आते ही हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का लेआउट है और ओवरऑल काफ़ी रीडेबल है। ये आप देख सकते हैं इस टाइम दिन के 4 बज रहे हैं और धूप बिल्कुल पीक पे है। सनरूफ में से आपको थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा होगा। तो ओवरऑल रीडेबिलिटी में यहाँ पे कोई इशू नहीं है और टच रिस्पॉन्स भी मेरे को ठीक ठाक देखने को मिला। उसके अलावा होम के, वॉल्यूम के और AC रिलेटेड, डीफॉगर रिलेटेड कंट्रोल्स जो हैं वो आपको फिजिकली यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आता है इस गाड़ी के अंदर। उसके नीचे आएंगे तो 12 वोल्ट सॉकेट, USB सॉकेट। अच्छा दोस्तों यहाँ पे वायरलेस चार्जर नहीं है, यहाँ पे आपको फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ और 360 डिग्री कैमरा, ये चीज़ें आप यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरा गियर लीवर दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड का फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा क्लोज लुक पे आएंगे तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं जो कि ठीक ठाक स्टोरेज दे जाते हैं और विद स्टोरेज आपको एक आर्मरेस्ट प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि अगेन लेदर में रैप कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एस्टर है, आप लोग इसे जानते ही हैं। ये आपको कई सारे फीचर्स में असिस्ट करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हेलो एस्टर, Hi, how can I help? ओपन सनरूफ। तो ये आप देखेंगे सनरूफ ओपन होनी स्टार्ट हो गई है। अभी इसी से क्लोज करा देते हैं। तो ऐसे कई सारे वॉइस कमांड्स के फीचर्स ये एस्टर आपको यूज़ करने में असिस्ट कर देता है। हेलो एस्टर, I'm here. प्लीज़ क्लोज सनरूफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सनरूफ बंद हो चुकी है। तो कई सारे वॉइस कमांड्स इसके अंदर आते हैं और लैंग्वेजेस का भी शायद अब ऑप्शन आ चुका है। अब आप देखेंगे तो इसने सनशेड भी बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने इसे क्लोज सनरूफ कहा था। तो सनशेड को मैनुअली हम ओपन कर देते हैं ताकि आपको थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर मिल सके। तो आप अगर इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं तो एक ये चीज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी इंटरैक्टिव सी चीज़ ये बन जाती है आपके लिए और एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली दे जाएगी, क्योंकि बाकी इसके किसी कॉम्पिटिटर में इस तरह की चीज़ें ऑफर्ड नहीं है। चलिए हम बात कर रहे थे अर्गोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट स्टॉप बटन की प्लेसमेंट कर दी गई है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप क्लोज लुक देखेंगे तो दोस्तों एक कंट्रोल तो आपको दे दिया गया है लेफ्ट साइड वाला लाइट के लिए, इंडिकेटर्स के लिए, बट ये जो नीचे छोटा लेवर दिया गया है ये आपके अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें ऑटोनॉमस लेवल 2 फीचर्स आते हैं और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका इस गाड़ी के साथ। राइट साइड में वाइपर कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा नीचे की अगर बात करी जाए ड्राइवर साइड तो यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं और आपका हुड और फ्यूल टैंक भी नीचे यहीं से ओपन हो जाता है। उसके अलावा लॉक अनलॉक डोर पे ही दे दिया गया और चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। तो ओवरऑल अर्गोनॉमिकली अगर बात करी जाए
तो लेफ़्ट साइड में लाइट कंट्रोल्स हैं और राइट साइड में वाइपर कंट्रोल्स हैं। इस चीज़ पे जैसे ही आप अडेप्ट हो जाएंगे, आई डोंट थिंक यहाँ पे अर्गोनॉमिकली आपको कोई इशू लगने वाला है। उसके अलावा बात कर लेता हूँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो दोस्तों सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे प्रोवाइडेड है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी दे दी जाती तो काफ़ी अच्छा रहता। अच्छा दोस्तों, इसका टच रिस्पॉन्स और विजिबिलिटी तो काफ़ी सही है, बट स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी मेरे को थोड़ी सी कम लगी एज़ कम्पेयर टू इसके। अगर मैं बात करूँ तो उसमें विजिबिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव करी जा सकती थी। हालांकि सभी चीज़ें रीडेबल हैं, बट कहीं ना कहीं कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सम एंगल, धूप के टाइम में ऐसा लगता है कि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है विजिबिलिटी। अब दोस्तों विजिबिलिटी एस्पेक्ट में सबसे पहले बात कर लेता हूँ आगे की विजिबिलिटी कैसी है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की ये गाड़ी है, और दोस्तों रेयरली इन गाड़ियों के अंदर आपको हुड की प्रॉपर विजिबिलिटी आती है। इसका डिज़ाइन लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, या अगर आप ड्राइविंग सीट पे भी बैठेंगे, तो आपको शायद ऐसा लग सकता है कि बोनेट की प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। बट दोस्तों आई एम सरप्राइज, चलाने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि बोनेट विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके अलावा आप ए पिलर पे अगर ध्यान देंगे तो ए पिलर और ORVM थोड़ा सा वाइड पैच बना लेता है और यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट फॉर्मेशन हो जाती है। बट ORVM की जहाँ तक बात करें तो इसमें ब्लाइंड व्यू मॉनिटर तो नहीं, बट ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन का अलर्ट आता है। तो दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट अगर बन भी रहा है तो उसके लिए एक चीज़ दे दी है कंपनी ने, एक फ़ीचर आपको प्रोवाइड करा दिया है, और आई डोंट थिंक उस फीचर के बाद आपको ये इशू बचने वाला है। तो दोस्तों रेयर विजिबिलिटी यहाँ पे ये टॉप मॉडल लगभग 18 लाख के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। मैनुअल IRVM दिया गया है, ये चीज़ थोड़ी सी मेरे को ख़राब लगी। यहाँ पे डेफिनेटली MG कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता था। अदरवाइज़ यहाँ पे सभी चीज़ें इन प्लेस है और विजिबिलिटी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। उसके अलावा एक बार गाड़ी रोक लेता हूँ और रेयर व्यू कैमरा की विजिबिलिटी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देखेंगे कुछ इस तरह की विजिबिलिटी आ रही है। कैमरा क्वालिटी ठीक ठाक है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप यहाँ पे डेफिनेटली है, और इसमें आप 3D 2D ये कुछ ऑप्शंस टॉगल कर सकते हैं। और जैसे ही मैं अपना ड्राइव मोड डाल दूंगा तब भी थोड़ी देर तक आप इस कैमरा को देख सकते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली अपनी पार्किंग से निकलने की स्पेस मिल जाए और चीज़ें पता लग जाए। चलिए दोस्तों, अर्गोनॉमिक्स और विजिबिलिटी की बात हो चुकी है। अब आपको बता देता हूँ मैंने कितने टाइम इस गाड़ी को कैसे कैसे कंडीशंस में एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों लास्ट 3-4 दिनों में मैंने इस गाड़ी को अराउंड 500 किलोमीटर से ऊपर चला लिया है। और बात करें अगर रोड कंडीशंस की, तो पहली बात तो हाईवे सिटी दोनों ही जगह मैंने इसे चेक कर लिया। रफ़ रोड कंडीशंस भी देखने को मिली थी। और उसके अलावा बात करें तो बारिश में भी मैंने इस गाड़ी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर लिया है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट, जो कि है MG एस्टर के इंजन ऑप्शंस की। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला तो है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, और दूसरा है ये जो मैं चला रहा हूँ 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। दोस्तों टर्बो इंजन मैंने पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लिया है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन कभी चलाएंगे तो उसकी बात अलग से किसी वीडियो में आपके लिए कर देंगे। बाकी दोस्तों अगर आप डीजल इंजन गाड़ी देखना चाह रहे हैं या आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है, आप डीजल इंजन प्रेफर कर रहे हैं, तो आपको इस गाड़ी में ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। आपको कॉम्पिटिटर्स की तरफ अपनी नज़र बनानी पड़ेगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके इंजन डिटेल्स की, इंजन स्पेक्स की। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ये जो 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिल रहा है, एक तो मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन मिलता है, कोई मैनुअल का ऑप्शन नहीं है, जबकि राइवल्स आपको टर्बो इंजन के साथ भी मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर करते हैं। उसके अलावा पावर आउटपुट की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर आपको मिलता है 140 PS की पावर और साथ ही 220 Nm का टॉर्क। चलिए ये तो बातें हो गई इंजन स्पेक्स की। उसके अलावा बात करता हूँ तो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स की। तो सबसे पहले आपको पावर की ही बात बता देते हैं। 140 PS की पावर एक पेट्रोल इंजन में टर्बोचार्ज में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाती है, और पावर के मामले में मेरे को इसमें कमी नहीं लगी। हाँ टर्बो इंजन है तो टर्बो लैग डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फील ज़रूर होगा। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो कोई ऐसा इशू आपको इसमें नहीं लगने वाला है कि आपको ड्राइवेबिलिटी में दिक्कत आ रही है। ओवरऑल डेली ड्राइविंग के हिसाब से, या अगर आप थोड़ा सा स्पोर्टी नेचर रखते हैं
या थोड़ी सी अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं तो ये गाड़ी पे ज़रूर नज़र बना सकते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटर्स का नोट रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे छोटा इंजन है अगर इस सेगमेंट के पेट्रोल टर्बो इंजन्स के कंपटीशन की बात करी जाए। जी हाँ दोस्तों, ये 1.3 टर्बो है। क्रेटा सेल्टोस में आपको 1.4 टर्बो मिलता है और कुशाक और टाइगुन के अंदर आपको 1.5 TSI मिलता है। साथ ही साथ बात करना ज़रूरी है पावर के साथ साथ ब्रेकिंग की। तो दोस्तों, ब्रेकिंग की अगर बात करी जाए तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आती है, 17 इंच के टायर्स आते हैं, टायर पैच काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको एज सच कोई इशू नहीं लगेगा और ब्रेकिंग भी विद इन टाइम विद इन कंट्रोल हो जाती है। तो आपको यहाँ पे ब्रेकिंग में भी घबराने की ज़रूरत नहीं। प्लस दोस्तों, अडैस रिलेटेड फीचर्स की अगर बात करें, जैसे मैं इस टाइम स्टेयरिंग छोड़ सकता हूँ, गाड़ी अपने आप स्टेयरिंग को संभाल लेगी। हालांकि सीधी रोड है, स्टेयरिंग को उतनी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखेंगे तो वार्निंग आ चुकी है, प्लीज़ होल्ड द स्टेयरिंग व्हील। तो अडैस की बात अभी आगे चल के करते हैं। अब बात करते हैं हैंडलिंग की। तो दोस्तों, हैंडलिंग के बारे में अगर बात करी जाए तो गाड़ी का साइज़ अच्छा है, डायमेंशंस अच्छी हैं, सेगमेंट के हिसाब से हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस में मेरे को कोई इशू नहीं लगा। बट हैंडलिंग की जहाँ तक बात आती है तो ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से हैंडलिंग मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे लिए कि एसयूवीज़ इतने पावरफुल इंजन्स के साथ भी इतने स्पोर्टी नेचर की ड्राइव आपको ऑफर कर रही हैं, और ये एक यूनिक प्रपोजिशन कह सकते हैं हम सेगमेंट के अंदर। हालांकि डायनामिक्स बाकी गाड़ियों के भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकियों के अच्छे नहीं हैं, बट ओवरऑल जैसा बैलेंस इस गाड़ी के अंदर बिठाया गया है, मेरे को वाकई, अगर आप ऑटोमेटिक में एक स्पोर्टी नेचर की गाड़ी देख रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं बाकी नाम इस सेगमेंट में इतने बड़े हैं कि उनके आगे हम बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, देखते भी नहीं हैं। तो ये एक आपकी गलती बन सकती है। हालांकि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो होते हैं वो उतने ज़्यादा परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते हैं, बट स्टिल जितनी परफॉर्मेंस ये कैरी कर रहे हैं और कर पा रहे हैं उतना काम ये कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेजरली मेरे को कोई इशू नहीं है। चलिए उसके अलावा बात करते हैं। तो हैंडलिंग मैंने आपको बता दिया, अब बता देता हूँ स्टेयरिंग की बात। तो दोस्तों, स्टेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है टिपिकल आपका, और स्टेयरिंग के अंदर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट करी जा सकती थी। इसमें स्टेयरिंग के मोड्स भी आते हैं, आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे व्हीकल सेटिंग्स, इसके अंदर ये जो EPS है ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग। तो इसमें आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, डायनामिक, नॉर्मल और अर्बन। तो ये 3 मोड्स में आप चाहें तो टॉगल कर सकते हैं अपने स्टेयरिंग को। स्टेयरिंग ठीक ठाक है। बाकी टायर्स मैंने आपको बता दिए, काफ़ी अच्छे सेक्शन के कॉन्टिनेंटल टायर्स इस गाड़ी के अंदर यूज़ करे गए हैं, और आपको टायर रिलेटेड भी इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, इसके सस्पेंशन सेटअप की तरफ। तो दोस्तों, जनरली हमने देखा है टर्बो इंजन्स के अंदर और थोड़ी सी जो स्पोर्टी एलिमेंट वाली गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर सस्पेंशन थोड़े से स्टिफेंड कर दिए जाते हैं। कंफर्ट के अंदर आपको एहसास हो जाता है उस स्टिफनिंग का, और कहीं ना कहीं आपको तो उस चीज़ में मज़ा आता है, बट आपकी फैमिली इस चीज़ से परेशान हो सकती है। तो दोस्तों, MG एस्टर के अंदर मैंने पहले इसका थोड़ा बहुत टेस्ट ड्राइव लिया हुआ है 1.5 लीटर इंजन का, और इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेबिलिटी मैनेजमेंट तो गाड़ी में काफ़ी अच्छी करी है, बट सस्पेंशन में मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग इस पर्टिकुलर 1.3 टर्बो इंजन के साथ नहीं आ रही है। तो दोस्तों, ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट बन सकता है। हालांकि अगर आप हाई स्पीड में गड्ढों को टॉगल करेंगे या एंट्री करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं इस चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी आवाज़ केबिन में आएगी, बट कंफर्ट में आपको कमी नहीं लगेगी, नो मैटर आप कैसे इस गाड़ी को चला रहे हैं। तो सस्पेंशन सेटअप अगेन काफ़ी अच्छा बैलेंस बिठा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। और सस्पेंशन के बाद अब चलते हैं NVH लेवल्स की। तो ये गाड़ी अराउंड 5600 5700 RPM तक जाती है, और अगर आपको स्पोर्टी नेचर पसंद है तो डेफिनेटली आप ये टर्बो इंजन देख रहे होंगे। तो इंजन की साउंड एक तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, रिफाइंड साउंड है जो आपको टिपिकल पेट्रोल इंजन की साउंड मिलती है, और कहीं ना कहीं आपको इसकी साउंड डेफिनेटली पसंद आने वाली है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों, केबिन इंसुलेशन की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर आपको साउंड की अगर बात करते हैं तो NVH लेवल्स आई डोंट थिंक आपको डेली सिटी ड्राइविंग में परेशान करने वाले हैं। आगे आप देखेंगे पानी गिर रहा है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, और वाइपर के भी आपको थोड़े से एस्पेक्ट बता देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वाइपर अपना काम काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वाइपर्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों, डेली लाइफ में
आप 2,500-3 हज़ार RPM तक जाएंगे नहीं। और जब आप स्पोर्टी ड्राइव करने लेके निकलेंगे अपनी MG एस्टर को, तो फिर आपको इंजन नॉइज़ से कोई परेशानी आएगी नहीं। अब बात कर लेता हूँ ट्रांसमिशन पेयरिंग की। तो ट्रांसमिशन ठीक से सपोर्ट कर देता है इंजन को, हालांकि थोड़ा बहुत पावर लैग यहाँ डेफिनेटली आ जाता है, बट उसके अलावा अगर बात करी जाए तो आई डोंट थिंक आपको कोई इशू यहाँ से मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर एस्पेक्ट की, जो कि है दोस्तों इसके ADAS के लेवल 2 फीचर्स। दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर अभी तक ये पहली ऑफरिंग है जो आपको ADAS प्रोवाइड करा रही है, और वो भी लेवल 2 का। दोस्तों इंडिया में जनरली गाड़ियाँ देखी जा रही हैं ADAS वाली, और आने वाले टाइम में ये ADAS ट्रेंड बनने वाला है। तो इसके ADAS की अगर बात करें तो ओवरऑल सिस्टम्स कितने रिलायबल हैं, कैसे रखे गए हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइडेड हैं, ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला लेवर आप देख रहे हैं, इससे आप टॉगल कर सकते हैं अपने अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल को, जो कि मैंने इस टाइम सेट कर दिया अराउंड 70 की स्पीड पे। उसके अलावा इसके अंदर दिया गया लेन कीप असिस्ट, हाई बीम असिस्ट और कई सारे फीचर। अब जैसे इस टाइम आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको, मेरे को नहीं पता कितने लोगोज वगैरह दिखाई दे रहे हैं, बट आपको पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी अब किस स्टेज में है और कौन से फीचर को यूज़ कर सकती है। तो यहाँ आप देखेंगे प्लीज़ होल्ड द स्टीयरिंग व्हील की वार्निंग आ चुकी है, और अब भी अगर मैं स्टीयरिंग नहीं पकड़ता हूँ तो गाड़ी कंट्रोल छोड़ देगी। तो इन चीज़ों पे आप डेफिनेटली रिलाय नहीं कर सकते। बट उसके अलावा अगर बात करी जाए तो जैसे अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वगैरह हो गया, ये चीज़ें आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली हैं और अच्छी लगने वाली हैं इस गाड़ी के बारे में। उसके अलावा दोस्तों ADAS के बारे में आपको सभी लोगों ने बताया, और आप अच्छे से जानते हैं क्या क्या फ़ीचर्स हैं, कितने वो काम के हैं और इंडियन रोड्स पे कितने वो रिलायबल हैं। तो इन चीज़ों की डिटेल में नहीं जाएंगे। ओवरऑल ठीक है, ADAS प्रोवाइडेड है, और कहीं ना कहीं ये कंफर्ट का एक पार्ट है। अब जैसे आप देखेंगे मैंने 70 पे अडेप्टिव क्रूज़ सेट किया हुआ है, और आगे स्कूटर को स्कैन करके मेरी गाड़ी की स्पीड हो चुकी है अराउंड 40 की। तो मैंने ब्रेक पे पैर नहीं रखा है, अगर आपको नीचे दिख पा रहा हो, आई डोंट नो कितना नीचे आप देख पा रहे हैं, बट अब गाड़ी एक्सेलरेट भी खुद कर रही है और ब्रेक भी खुद कर रही है। तो इतना कंफर्ट आपको हाईवे पे लॉन्ग जर्नीज़ पे अगर प्रोवाइड किया जाए तो मेरे को नहीं लगता आपको कोई इशू लगने वाला। बाकी आगे वाली गाड़ी से डिस्टेंस भी आप यहीं से टॉगल कर सकते हैं, और कितना डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, कैसी फ्रीक्वेंसी रखनी है अपने ADAS की, ये सभी चीज़ें टॉगल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो जैसे ही मैंने उसको थोड़ा सा साइड जगह दे दी और गाड़ी के पैच से हटा दिया, मेरी गाड़ी ने ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट कर लिया है, और अपने आप ये वापस 70 तक की स्पीड पे आ जाएगी। तो ओवरऑल अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल काफ़ी अच्छा काम कर लेता है। इसका जो स्टीयरिंग असिस्ट सिस्टम्स है वो रिलायबल तो है, बट काफ़ी लंबे समय वो काम नहीं कर पाते। अराउंड 15 से 20 सेकंड बाद आपको वार्निंग देखने को मिल जाती है, और ऐसे जो लोग कहीं से भी कहीं भी एंटर कर जाते हैं उनके लिए तो ये ADAS काफ़ी रिस्की एक फ़ीचर माना जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बहुत ही ज़्यादा टर्न्स आ जाते हैं तो इसका स्टीयरिंग असिस्ट काम करना छोड़ देता है, और वो एक रिस्की सिचुएशन आपके लिए हो सकती है। बाकी एक चीज़ और बता दूं आपको, अगर आप ADAS वाली गाड़ी देख रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो भी आप ये मत सोचिएगा कि ADAS का मतलब है पूरी तरह से गाड़ी ऑटोनॉमस चल जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत असिस्टेंस वो आपको ज़रूर कर देगी। उसके अलावा दोस्तों ADAS की बात मैं आपके सामने कर रहा था, तो ADAS के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और फीचर्स की अगर गाड़ी में स्पेसिफिकली बात करी जाए तो एक वेंटिलेटेड सीट्स छोड़ के मेरे को लगता है MG ने सभी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर लोड कर दी हैं, या कह सकते हैं आपको प्रोवाइड करा दी हैं। उसके अलावा दोस्तों फीचर्स की तो ऐसी बात है जो शायद कभी ख़त्म हो ना पाए, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर यूनिक या कॉमन कई सारे फीचर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, और MG एस्टर के अंदर भी आपको बेइंतहा फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इवन सेगमेंट लीडिंग कई सारे फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो फीचर्स की बात यहीं पे छोड़ते हैं और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है बॉडी रोल। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, बट गाड़ी की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है। आपको ये SUV के साथ साथ क्रॉसओवर डिज़ाइन बेस्ड भी गाड़ी लग सकती है, तो मेरे को नहीं लगता बॉडी रोल आपको यहाँ पे परेशान करने वाला है। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में आप टर्न्स वगैरह लेंगे तो डेफिनेटली हल्का फुल्का बॉडी रोल आपको फील होने वाला है। उसके अलावा बात करते हैं एक चीज़ जिसके लिए टर्बो इंजन जनरली बदनाम रहते हैं, वो होती है माइलेज। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, इस गाड़ी की माइलेज आपको ख़राब नहीं लगने वाली है, बल्कि
इस गाड़ी क्या किसी भी टर्बो पेट्रोल गाड़ी की माइलेज ख़राब नहीं होती है। जब आप उस गाड़ी को चलाते हैं तो जितनी पावर वगैरह वो आपको प्रोवाइड कराती है वो सभी चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगती हैं, और कहीं ना कहीं एक्सेलरेटर से कंट्रोल आप खो देते हैं, तो इस वजह से आपको कम माइलेज देखने को मिलती है। तो ये एक रीज़न है बेसिकली कम माइलेज का। अब इस गाड़ी की अगर बात करी जाए तो दोस्तों कंपनी क्लेम्ड माइलेज तो मैं नहीं देख पाया हूँ कितनी है, बट मैंने इस गाड़ी से काफ़ी अच्छी माइलेज भी निकाल ली है और काफ़ी बुरी माइलेज भी निकाल ली है। अब माइलेज फिगर्स कितने ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। तो इस गाड़ी ने मेरे को 9 से लेके और लगभग 14.5 15 तक की माइलेज दी है अलग अलग कंडीशंस में। इसके ऊपर एक माइलेज टेस्ट भी आ रहा है, तो आप जाके उस माइलेज टेस्ट को भी देख सकते हैं। उसमें भी आपको कई सारी क्लैरिटी मिल जाएगी इस गाड़ी की माइलेज के बारे में। उसके अलावा बात करी जाए तो दोस्तों लास्टली इन्फॉर्मेशन, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कितनी दे जाता है ये चीज़ें आपको दिखाना बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MG पायलट वाले जो डिटेल्स आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से टॉगल हो जाती हैं, और ये जो आप लाइंस इस टाइम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोस्तों, ये लाइंस सिग्निफाई करती हैं कि इसके अडैस आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। उसके अलावा और डिटेल्स की तरफ चलता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं वार्निंग आपको दे रहा है रेयर राइट टायर प्रेशर लो। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं तो दोस्तों कुछ डिटेल्स आपको दिखा रहा है ये गाड़ी के बारे में। एक बार टर्न कर लेता हूँ और डिटेल्स दिखा देता हूँ आपको इस MID के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है, उसके बाद बैटरी वोल्टेज ये आपको दिखा रहा है, उसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो दिया ही गया है, और लास्टली ट्रिप डिटेल्स ये आपको दिखा रहा है। अभी लास्ट 310 किलोमीटर का जो मेरा ट्रिप था उसमें मुझे अराउंड 11 की माइलेज इसने दी है। उसके अलावा दिखा देता हूँ तो नेक्स्ट सर्विस और ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, और वापस से आपका अडैस वाला फीचर। अब अडैस को आप कैसे ऑन करेंगे ये और दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं अडैस अपने आप सेट हो चुका है, और ये जो आप देख रहे हैं अब लेन कीप असिस्ट कैसे ऑन हो रहा है ये भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों एक सिग्नल है जो आपको रोड मार्किंग्स के हिसाब से दिखाई दे रहा होगा, वो जैसे ही ग्रीन हो जाता है तो स्टीयरिंग असिस्ट अपने आप ऑन हो जाता है, और आपको स्टीयरिंग फर्दर उतना ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं। हालांकि आपको ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अडैस जैसे फीचर्स कहीं ना कहीं आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।